नमस्कार दोस्तों, ओशियन नेटवर्क में आपका स्वागत है। ये तो आप जानते ही हैं कि दुनिया की सबसे तेज अर्थव्यवस्था इस समय भारत है और आपको ये भी पता है कि रसातल में जाने वाली अर्थव्यवस्था हमारे पड़ोस में है, यानी पाकिस्तान है। और पाकिस्तान की जो बदहाली है, उसी का नतीजा है कि आज कोई मुस्लिम देश भी उसकी बाह पकड़ने को तैयार नहीं है, उसका साथ देने के लिए तैयार नहीं है। हमारे यहाँ जो G20 सम्मेलन हुआ, उससे पहले खाड़ी के एक बहुत ही खास मेहमान उनके यहाँ जाने वाले थे और उसके बाद भारत आने वाले थे, लेकिन उन्होंने पाकिस्तान जाना रद्द कर दिया। वो सीधे नई दिल्ली पहुँचे और आपको ये जान कर के और भी आश्चर्य होगा कि जो भारत यूएई और यूरोप से लेकर के अमेरिका तक का आर्थिक कॉरिडोर बनाने का फैसला हुआ, उसमें वो भी शामिल हो गए। अब बहुत सारे लोग हैं जिनको लगता है कि साहब ये बीआरआई जो अ, चीन का एक बहुत ही महत्वाकांक्षी आर्थिक कॉरिडोर है, बेल्ट एंड इनिशिएटिव जिसको बोलते हैं, वो रोड अलग-अलग देशों से होकर के गुजरता है और वो चीन का माल एक्चुअल में एशिया के सभी देशों, यूरोपियन कंट्रीज तक पहुंचाने के लिए और अमेरिका तक भी पहुंचाने के लिए बनाया जा रहा है। उसमें बहुत सारे देश शामिल नहीं हैं, भारत भी नहीं है। अमेरिका तो सवाल ही पैदा नहीं होता है, क्योंकि ट्रेड को लेकर के उसकी चीन से टसल चल रही है और केवल ट्रेड का मसला नहीं है। ताइवान में जिस तरह की दादागिरी चीन पिछले कुछ समय से दिखा रहा है, वो भी, और दक्षिण चीन सागर से जुड़े हुए जितने भी देश हैं, उनके प्रति भी जो चीन का दादागिरी वाला और विस्तारवादी एक रवैया है और समय-समय पर जिस तरीके से वो विवादित नक्शे जारी करता रहता है, जिसको लेकर के भारत ने भी अपने विरोध दर्ज किए हैं, उसको लेकर के भी अमेरिका चीन से काफ़ी नाराज है। ये जो नया आर्थिक कॉरिडोर भारत ने बनाया है, ये G20 सम्मेलन के अवसर पर बनाया है, जिसका नाम दिया गया है इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर। और इसमें यूरोप के कई देश हैं, इसमें मिडिल ईस्ट के कई देश हैं, भारत तो है ही, अमेरिका भी इसमें शामिल है। आप जानते हैं अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडन विशेष तौर पर G20 समिट में भाग लेने के लिए नई दिल्ली आए। उनकी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो ट्यूनिंग है, जो केमिस्ट्री है, वो देखते ही बनती थी। दूसरी घटना एक हो रही है 12 सितंबर से। 9 और 10 सितंबर को G20 समिट हुई नई दिल्ली में। एक दिन छोड़ करके, यानी 11 सितंबर को छोड़ करके 12 सितंबर से आज तक अनंतनाग में एक मुठभेड़ जारी है आतंकवादियों, सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस के बीच में। और ये कोकरनाग का जो जंगल है, वहां पर ये मुठभेड़ चल रही है पिछले 4 दिन से। इसमें हमारे कर्नल मनप्रीत सिंह, मेजर आशीष धौचक और जम्मू कश्मीर पुलिस के जो डीएसपी थे हुमायूं भट्ट, वो वीरगति को प्राप्त हुए और एक जवान अस्पताल में भर्ती था, उसके भी गुजरने की खबर आ रही है, अप्रिय खबर आ रही है। तो एक तरफ तो G20 हुआ, उसमें भारत ने कुछ ऐतिहासिक उपलब्धियां हासिल की, नई दिल्ली डिक्लेरेशन इनमें एक है। दूसरा, जो ये आर्थिक कॉरिडोर की का फैसला लिया गया, ये दूसरी सफलता है।
तीसरे, जो इस समय मुठभेड़ चल रही है, एनकाउंटर चल रहा है, इसमें निश्चित तौर पर हमारी सेना के, हमारी जम्मू कश्मीर पुलिस के बहुत ही काबिल अफसरों ने अपने प्राण न्यौछावर किए हैं। लेकिन इस बीच एक चर्चा ये भी चल निकली है कि ये जो कुछ हो रहा है, इसके हैंडलर भी पाकिस्तान में बैठे हुए हैं और इस घटना के तार इस्तांबुल से यानी टर्की से भी जुड़ रहे हैं। कहाँ से क्या संदेश दिए गए, ये तो आजकल इंटरसेप्ट कर लिया जाता है, उनको रिकॉर्ड भी कर लिया जाता है, पता भी चल जाता है किस देश से किसे कहाँ क्या मैसेज पास किए गए हैं। जिस समय ये घटना हुई है उससे पहले के 24-36 घंटे के जितने भी कॉल वगैरह हैं, वो सब जो हमारी रक्षा सुरक्षा विशेषज्ञ हैं, जो टीमें हैं, वो इन पर ध्यान रखती हैं, ये चीज़ों का पता लग जाता है। लेकिन जानकारी ये मिल रही है कि साहब, ये जो कुछ हुआ है, ये एक मुखबिर की गद्दारी की वजह से हुआ है। वो डबल एजेंट था, वो आतंकवादियों से भी मिला हुआ था, वो हमारे सेना के अफसरों से भी मिला हुआ था। सेना के अफसरों को कोई सूचना दी, पहले से वहाँ एम्बुश लगा हुआ था और हमारे 3 जाबाज अफसर इसमें काम आ गए, वीर गति को प्राप्त हो गए। लेकिन खबर इससे बड़ी है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। एक तरफ तो पाकिस्तान के इशारे पर, पाकिस्तान की इच्छा पर, पाकिस्तान की साजिशों के चलते हमारे काबिल अफसर जो हैं वो वीरगति को प्राप्त हो रहे हैं आतंकवादियों के साथ मुठभेड़ में, एनकाउंटर में। दूसरी तरफ हमारे यहाँ ऐसे लोग भी हैं जो पाकिस्तान की बदहाली को लेकर के बड़े चिंतित हैं। ये जो आर्थिक कॉरिडोर का फैसला किया है भारत ने, मिडिल ईस्ट ने, यूरोप ने और अमेरिका ने मिलकर के, ये अगर चीन की बीआरआई का ही जवाब है तो इससे नुकसान किसको होने वाला है? एक तो चीन को होने वाला है, दूसरा पाकिस्तान को भी होने वाला है। और भारत ने बहुत सोच समझ करके ये जो आर्थिक कॉरिडोर का समझौता किया है, ये चीन को उसकी हदें बताने के लिए, इसके अलावा चीन के पैसे पर जो अभी तक अपने देश और अपनी अर्थव्यवस्थाएं, अपनी इकोनॉमी चलाने की कोशिश कर रहे थे, उनके लिए भी इसमें बहुत बड़ा संदेश छिपा हुआ है। हमारे यहाँ पाकिस्तान परस्त लेखकों, पत्रकारों, संपादकों, राजनयिकों और अलग-अलग क्षेत्रों के कुछ लोगों की कोई कमी तो है नहीं। अतीत में भी हम लोगों ने बहुत देखा है, गुलजार से लेकर के नायर साहब जो अ, पत्रकार हुआ करते थे, वरिष्ठ लेखक हुआ करते थे, कुलदीप नायर, ये सब बाघा बॉर्डर पर जाकर के मोमबत्ती जला करके और पाकिस्तान को सद्भावना का संदेश देने की कोशिश करते थे, सफ़ेद कबूतर उड़ाते थे, शांति का संदेश देते थे। लेकिन उस समय कितना खून खराबा हुआ। जम्मू कश्मीर में नई दिल्ली से लेकर के कलकत्ता, मुंबई, कोई बड़ा शहर, कोई राज्य ऐसा छूटा नहीं था जब आतंकवादियों ने भारत को लहूलुहान ना किया हो। जब से नरेंद्र मोदी आए हैं, तब से पाकिस्तान को भी और पाकिस्तान परस्तों को भी उनकी हदों में रखा गया है। ऐसे बहुत सारे पत्रकारों के नाम मैं गिना सकता हूँ। आज मैं केवल एक की चर्चा कर रहा हूँ, शेखर गुप्ता की। ये इंडियन एक्सप्रेस के एडिटर इन चीफ भी रहे हैं, ये डायरेक्टर्स में से भी रहे हैं और इनका एक ऐसे समय ट्वीट आया है जब अनंतनाग में ये मुठभेड़ चल रही है और जहां हमने अपने 3 अफसरों को गंवा दिया है, उन वो देश पर अपनी जान न्यौछावर कर गए हैं और पूरे देश में ही जो इस समय माहौल है, वो लोग गमज़दा हैं। उनके परिवारों का तो और भी बुरा हाल है और इस समय भी ये ऑपरेशन
चल रहा है। सब जानते हैं कि इसके पीछे एक्चुअल में कौन तत्व हैं, कौन देश हैं, कौन सी ताकतें हैं जिन्होंने G20 सम्मेलन के कुछ ही समय बाद, बल्कि एक दिन बाद ही इसे अंजाम दिया और पूरी दुनिया में गलत संदेश देने की कोशिश की। तो शेखर गुप्ता का ये ट्वीट आया है और शेखर गुप्ता को आप लोग जानते होंगे, उनके लेखों, उनके ब्लॉग्स की वजह से भी, उनके वीडियो भी आते हैं, उनका यूट्यूब चैनल भी है। कांग्रेस के वो कितना नज़दीकी थे, इनसे आपको पता चलता है। कपिल सिब्बल के साथ उनकी ये तस्वीर, और जब प्रतिभा पाटिल राष्ट्रपति थी तो उनको पद्म भूषण भी दिया गया था। तो इन्होंने एक्चुअल में क्या लिखा है, ये मैं आपको संक्षेप में बता देता हूं। इन्होंने पाकिस्तान को मुफ्त की सलाह दी है। इनका कहना यह है कि अब पाकिस्तान को चीन का साथ छोड़ देना चाहिए, वरना वो पीछे रह जाएगा। इसके लिए उसे भारत की दुश्मनी भी छोड़ देनी चाहिए। इनका कहना है कि पाकिस्तान का भला यूएई और सऊदी अरब भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उनका बड़ा हित हिंदुस्तान के साथ जुड़ा हुआ है। अब वैसे तो ये एक मामूली सी सलाह दिखाई दे रही है, जिसे कोई भी दे सकता है, लेकिन इस सलाह के पीछे शेखर गुप्ता का वो छिपा हुआ दर्द भी बाहर आ गया, जिस पर वो खुल करके बात नहीं कर पा रहे थे। उनको इस बात की चिंता है कि पाकिस्तान पीछे क्यों छूटता हुआ जा रहा है। उन्हें इस बात की भी चिंता है कि भारत पाकिस्तान को भाव नहीं दे रहा है। तो पाकिस्तान को अब अपने भले के लिए भारत से हाथ मिला लेना चाहिए, वरना वो बर्बाद हो जाएगा। इनका ये सोचना है। और चूंकि अब तक पाकिस्तान को बचाते रहे यूएई और सऊदी अरब भी भारत के साथ खड़े हो गए हैं, तो उन्हें पाकिस्तान की बर्बादी की चिंता सता रही है। शेखर गुप्ता उन लोगों में से हैं जो कांग्रेस के किसी कार्यक्रम में गए थे और वहां उनको सलाह देकर के आए थे कि भले ही झूठ बोलना पड़े, फेक खबरें फैलानी पड़े, पर जब तक आप नरेंद्र मोदी की छवि को खराब नहीं करेंगे, तब तक आप सत्ता में वापसी नहीं कर पाएंगे। अब वही शेखर गुप्ता ऐसे समय, जबकि पूरी दुनिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रशंसा कर रही है, उनकी ग्लोबल अप्रूवल रेटिंग जो है वो सबसे ज़्यादा आई है। G20 में दिल्ली डिक्लेरेशन पारित कराने को लेकर के भी दुनिया भर के देशों में उनकी तारीफ हो रही है। और भारत इकोनॉमिकली भी और वैसे भी बहुत शक्तिशाली देश होकर के उभर रहा है। तो शेखर गुप्ता ऐसी चीज़ों को अनदेखी करके जो अनंतनाग में हो रहा है, पाकिस्तान की चिंता में मरे जा रहे हैं। अभी के लिए इतना ही। अगर आपको ये चैनल और इसके कंटेंट पसंद आ रहे हैं तो लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर भी करें। अभी तक अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें, ताकि आगे आने वाले वीडियो और उनके नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।